स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल इन द केमिस्ट्री मंत्रा। आप सबका द केमिस्ट्री मंत्रा में स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात कर रहे हैं वांडर वाल अवस्था समीकरण के बारे में। वांडर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट, जिसको हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन की नाम से जानते हैं, जो आदर्श गैस समीकरण में संशोधन या वांडर वाल अवस्था समीकरण के नाम से जानते हैं। तो आदर्श गैस समीकरण, जैसा कि आप जानते हैं, पीवी इक्वल टू आर टी, उसमें संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल था, गैसों का जो अणुगति सिद्धांत था, उसमें दो त्रुटिपूर्ण एजम्पशंस थे, दो गलत अवधारणाएं थी। पहली अवधारणा क्या थी कि गैस के अणुओं का जो आयतन होता है वो नगण्य होता है, और दूसरा, गैस के अणुओं के बीच में कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता। तो इन दोनों बातों को संशोधित किया गया। ये माना गया कि गैस के प्रत्येक अणु का एक निश्चित आयतन होता है और गैस के अणुओं के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण ही उनमें उनके अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। गैस को आप द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं, गैस को आप सॉलिड में। फिजिकल स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी मॉडिफाइड बाय दिस अट्रैक्शन। इसी आकर्षण बल के कारण गैस के अणुओं के जो भौतिक अवस्था उसमें परिवर्तन संभव है। तो जे एच वांडर वाल्स ने 1873 में जे एच वांडर वाल्स, इनका पूरा नाम लिख दे रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं जोहानेस डाइडेरिक वांडर वाल्स। वांडर वाल्स जोहानस डाइडेरिक वांडर वाल ने जो आदर्श गैस समीकरण था उसमें संशोधन किए। दो प्रकार के संशोधन है। पहला जो संशोधन है वो है करेक्शन इन वॉल्यूम है। आयतन में संशोधन हुआ। अब आयतन में संशोधन की जरूरत क्यों है उसकी चर्चा करेंगे। गैस के अणुगति सिद्धांत के आधार पर ये मानते हैं कि जो गैस का कुल आयतन होता है वो पात्र के आयतन के बराबर होता है, और इसे माना जाता है कि गैस के अणु का जो इंडिविजुअल अणु का एक अपन आयतन है, एक अणु का जो आयतन है, प्रत्येक अणु का जो अपना आयतन है वो नगण्य है। गैस के अणुओं का आयतन नगण्य होता है, तो जो पात्र का आयतन होता है उस पूरे आयतन में, उस पूरे वॉल्यूम में जो गैस के अणु होते हैं वो गति कर सकते हैं। अगर इस पात्र का वॉल्यूम भी है तो ये वह स्थान है जहां पर ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो इस भी वॉल्यूम के अंदर गैसियस मॉलिक्यूल स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। ये जो जगह है वो सभी अणुओं के घूमने के लिए उपलब्ध है। लेकिन गैस के अणु का आयतन अगर नगण्य ना हो तो जो ये स्थान है वो कम उपलब्ध होगा। जो अणुओं के घूमने के लिए, मूव करने के लिए जो जगह बचेगी वो उसके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का जो आयतन है उसको माइनस करके ही उपलब्ध होगा। तो पहला माना कि गैस के जो एक मोल गैस का, वन मोल गैस का, एक मोल गैस का वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस भी है।
तो चूंकि गैस के अणुओं का अपना आयतन नगण्य नहीं है, नेग्लिजिबल नहीं है, उनका एक निश्चित आयतन होता प्रत्येक गैस के अणु का, तो जो आयतन उपलब्ध होगा उनके बीच घूमने के लिए, वो उपस्थित कुल अणुओं के आयतन से, चूंकि गैस के अणु का आयतन नगण्य नहीं होता है, तो जो इनके गैसीय अणुओं के घूमने के लिए जो स्थान उपलब्ध होगा वो भी आयतन से कुछ कम होगा। अगर आप इस आयतन को भी मान रहे हैं तो जो मॉलिक्यूल्स इसके अंदर घूमेंगे, मूव कर रहे हैं, वो उनके इंडिविजुअल आयतन को माइनस करके ही निकाला जा सकता है, कम करके ही निकाल सकता है। वह स्थान जो गैस के अणुओं के विचरण के लिए उपलब्ध होगा वो वास्तविक आयतन की तुलना में कुछ कम होगा। तो ये आयतन में संशोधन की जरूरत पड़ी। तो जो करेक्टेड वॉल्यूम है, उसको गैस के अणु के अपने आयतन को घटा करके ही निकाला जा सकता है। करेक्टेड वॉल्यूम जो है, अगर उसको हम लोग भी आई से दर्शाएं तो भी माइनस बी के बराबर होगा। और ये जो बी है, बी इज कांस्टेंट। बी क्या है? एक स्थिरांक है जो कि डिपेंड करता है डिपेंड ऑन साइज ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। गैस के अणु के आयतन पर निर्भर करता है बी। बी क्या है? एक कांस्टेंट है। बी इज कांस्टेंट। और जो किस पर निर्भर करता है? गैस के अणु के आकार पर निर्भर करता है। तो जो भी आयतन में से बी माइनस हो गया। बी क्या है? गैस के अणु का आयतन है। जो अब आयतन अणुओं के विचरण के लिए, घूमने के लिए, फ्री मूव करने के लिए बचा, वो क्या है? भी में से गैस के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का जो साइज है, जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड हुआ है, उसके माइनस करके निकाल सकता है। अब जो विचरण के लिए उपलब्ध स्थान है उसको भी ज्ञात कर सकते हैं। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को, जो वर्जित आयतन है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, जो वर्जित आयतन है उसको ज्ञात किया जा सकता है। किसी पात्र में जो कुल अणुओं की संख्या है, टोटल मॉलिक्यूल्स हैं, वो कितने हैं? एक मोल गैस है, तो जो कुल गैसीय अणुओं की संख्या होगी वो 6.023 10⁻23 एवोगैड्रो संख्या के बराबर होगी। जो अणुओं की कुल संख्या है किसी पात्र में, अगर एक मोल गैस है तो जो अणुओं की संख्या होगी वो 6.023 10⁻23 के बराबर होगी। और यदि प्रत्येक अणु की जो त्रिज्या है वो r है, तो दो अणुओं के बीच की जो दूरी है वो 2r के बराबर हो जाएगा। डिस्टेंस है वो 2r के बराबर होगा। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। रेडियस, प्रत्येक जो मॉलिक्यूल है उसकी रेडियस r है, तो ये एक मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस हुआ दूसरे का, तो दोनों अणुओं के बीच 2r के बराबर होगी। तो जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, इस डॉटेड लाइन से जो दिखाया जा रहा है, ये कहलाता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ये वर्जित आयतन है। टू आर, इसको कहते हैं
एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ये क्या है? वर्जित आयतन, वह स्थान जो गैस के अणुओं के विचरण के लिए उपलब्ध नहीं है। एक अणु का स्पेस डॉटेड लाइंस के थ्रू आप देख रहे हैं, ये कहलाता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, वर्जित आयतन। वह आयतन जो कि अणुओं के विचरण के लिए उपलब्ध नहीं है, उसकी गणना हम लोग कर रहे हैं। तो एक मोल गैस में जो अणुओं की संख्या है वो कितनी है? 6.023 10⁻23 है। दो अणुओं के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो अणुओं के बीच की जो दूरी है वो 2r के बराबर होगी। न्यूनतम दूरी, दो अणुओं के बीच की जो दूरी है वो 2r के बराबर है। जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बिटवीन टू एटम्स, टू मॉलिक्यूल्स, दो अणुओं के बीच का जो वर्जित आयतन है वो कितना होगा? 4/3 पाई आर। अब ये आर कितना हो गया? 2r के बराबर हो गया। जब आप मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो जो आर है वो 2r के बराबर हो गया। तो ये हो गया 8 × 4/3 पाई आर क्यू। एक अणु का जो आयतन होता है, या वो कितना होता है? मॉलिक्यूल्स के आइटम्स को हम लोग स्फेरिकल कंसीडर करते हैं, तो जो इंडिविजुअल एटम है उसका जो आयतन है वो 4/3 पाई आर क्यू है। अब ये दो अणुओं के बीच का ये वर्जित आयतन निकला है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, दो अणुओं के बीच के का ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। अब एक अणु का वर्जित आयतन निकालना हो, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक अणु का वर्जित आयतन निकालना होगा। तो ये आप कैसे क्या करेंगे? इसमें 1/2 से डिवाइड कर देंगे, 1/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 × 4/3 पाई आर क्यू। एक अणु का वर्जित आयतन निकल जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यू। तो जो जैसे अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें, डाई एटॉमिक कार्बन, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऐसे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की अगर बात करेंगे तो उनका आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यू है, उसका 4 से मल्टीप्लाई हो गया। तो जो एक अणु का जो वर्जित आयतन होता है वो उसके वास्तविक आयतन का 4 गुना होता है। तो इस तरीके से ये हो गया आयतन में संशोधन। तो संशोधित जो आयतन है वो भी आई इज इक्वल टू क्या हो गया? करेक्टेड वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो गया? V माइनस बी। n मॉलिक्यूल्स का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, 4n मॉलिक्यूल जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होगा उसमें 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। n अणुओं के लिए 4n मॉलिक्यूल्स का के लिए जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम वर्जित आयतन, वो हो गया n × 4/3 पाई आर क्यू, और इसको b मान सकते हैं, ये b के बराबर होगा। तो इस तरीके से जो संशोधित आयतन है, करेक्टेड वॉल्यूम है, वो निकल गया। दिस इज करेक्टेड वॉल्यूम, V I इज इक्वल टू V माइनस बी। करेक्टेड वॉल्यूम V I इज इक्वल टू V माइनस बी। तो इस तरीके से वान डर वाल ने आयतन में संशोधन किया, और आयतन में संशोधन का कारण है कि प्रत्येक अणु का एक निश्चित आयतन होता है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो अणुओं के विचरण के लिए जो उपलब्ध स्थान है वो उसके वास्तविक आयतन से कुछ कम होगा।
ये करेक्टेड वॉल्यूम है, जो आयतन अणुओं के घूमने के लिए उपलब्ध हुआ है, और यह इस पात्र का आयतन है। तो ये बी क्या है? बी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। वह स्थान जो अणुओं के घूमने के लिए उपलब्ध नहीं है, वह बी है। अब बात करते हैं प्रेशर में संशोधन की, दाब में संशोधन की बात करते हैं। करेक्शन इन प्रेशर। अब दाब में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो गैसियस दाब होता है वो अणुओं के पात्र की दीवार से टकराने के कारण होता है। गैस का दाब कैसे उत्पन्न होता है? गैस के अणु इस पात्र की दीवार से लगातार टकराते रहते हैं, और जिसके कारण गैस का दाब होता है। वही जो जिस प्रेशर से गैसियस मॉलिक्यूल इस पात्र की इस कंटेनर के दीवार से टकराएंगे, वही दाब कहलाता है गैसी दाब। और गैस समीकरण में या अणुगति सिद्धांत था जो गैसों का, उसमें ये मानते थे कि गैस के अणुओं के बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम नहीं करता, कोई भी अंतर अणुक आकर्षण बल नहीं है। तो वो जब उनके बीच में कोई आकर्षण बल काम नहीं कर रहा है, तो प्रत्येक अणु जा करके स्वतंत्र रूप से पात्र की दीवार से टकराएगा। प्रत्येक अणु स्वतंत्र रूप से पात्र की दीवार से टकराएगा। लेकिन जब उनके बीच में ये ए मॉलिक्यूल है, ए मॉलिक्यूल हो गया ये, और ये बी मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल ए अणु जो है गैस के पात्र के बीच में है, उसको चारों तरफ से दूसरे अणु आकर्षित कर रहे हैं। तो जो नेट दाब है, नेट आकर्षण बल है, वो शून्य है। ये सभी इसके चारों, ये ए मॉलिक्यूल है जिसके चारों और दूसरे अणु भी उसको आकर्षित कर रहे हैं, तो कुल वह दाब का या कुल आकर्षण बल का अनुभव वो शून्य करेगा। उस पर कोई आकर्षण बल काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सभी तरफ से खींच रहे हैं, तो वो बीच में स्थिर हो गया एक तरह से कह लीजिए। लेकिन ये जो अणु बी अणु जो है, जो पात्र की दीवार से टकरा रहा है, उसमें वह उसको अंदर के अणु ही आकर्षित करेंगे, क्योंकि उसके बाहर तो कुछ ही नहीं है, कंटेनर ही है, ये पात्र की दीवार ही है। तो ये जो बी अणु है वह असंतुलित बल का अनुभव करेगा। यहां पर सभी दिशाओं से आकर्षण बराबर था, इसलिए कुल बल क्या हो गया, उसमें शून्य हो गया। लेकिन ये जो बी अणु है वो अंदर के अणुओं से खिंचाव महसूस करेगा। तो उस पूरे फोर्स से तो नहीं टकराएगा। अब ये जो मॉलिक्यूल जा रहा है इस पात्र की दीवार से, कुछ कम बल से ही स्ट्राइक करेगा, क्योंकि अंदर के अणु उसको खींच रहे हैं। तो जो टकराता है, जिसके कारण दाब उत्पन्न होता है, वो कुल दाब जो अब जो नया दाब है, जो प्रेक्षित दाब है, वो कम होगा। तो इस दाब में संशोधन करने की जरूरत पड़ी। प्रेशर पी आई इज इक्वल टू पी प्लस पी, ये है ऑब्जर्व्ड प्रेशर, प्रेक्षित दाब, और ये है दाब में कमी, डिक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज इन प्रेशर। चूंकि पात्र की दीवार से टकराने वाला प्रत्येक अणु जो अंदर के गैसीय अणु हैं उनसे आकर्षण का अनुभव करता है, तो जिसके कारण जो इसका संवेग होगा इस बी अणु का, वो कम हो जाएगा, तो कम बल से जाकर के टकराएगा। तो जो अब संशोधित दाब होगा, उसमें जो दाब था, उसमें जो प्रेक्षित दाब था, उसमें दाब में कमी को जोड़ करके ही निकाला जा सकता है। चूंकि जो आकर्षण है वो टकराने वाले पात्र की दीवार से टकराने वाले अणुओं पर लग रहा है, तो ये जो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन फोर्स है, टकराने वाले अणु का जो आकर्षण बल होता है वो डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, और अणु का जो आयतन होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। के कारण जो दाब है, प्रेशर ड्यू टू प्रेशर वॉल्यूम के प्रेशर ड्यू टू
अट्रैक्शन फोर्स या दाब में जो कमी है वो क्या होगा, 1/v² के बराबर होगा। अब इसको स्मॉल p से दिखा रहे हैं, दाब में जो कमी है, या इसको हम लोग डिक्रीज इन प्रेशर, दाब में कमी, P = हो जाएगा A/v²। ए क्या है, यहां पर एक कांस्टेंट है जिसको कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, जो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ए इज कोएफिशिएंट, ए इज कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, ए इज कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन। तो टकराने वाले अणु के द्वारा जो दाब उत्पन्न हो रहा है, उसके दाब में जो कमी होती है वो P = A/v² के बराबर होता है। अब इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके ही आदर्श गैस समीकरण में संशोधन किया गया। तो जो संशोधित प्रेशर होगा, अगर हम संशोधित दाब की बात करें, करेक्टेड वॉल्यूम की बात करें, तो ये जो शुरू में करेक्टेड प्रेशर की बात करें तो शुरू में ही लिखा हुआ था यहाँ पे करेक्टेड प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा PI = P प्लस स्मॉल p को आपने निकाल लिया यहां पे, P + A/v²। अब ये दोनों चीजों का वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन को आइडियल गैस इक्वेशन में अप्लाई कर दें। अप्लाइंग बोथ करेक्शन इन आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण में अगर हम लोग इन दोनों संशोधन को अप्लाई करेंगे तो जो नया आपका इक्वेशन बनेगा वो कैसा होगा, PI VI = RT। अब PI आपके पास है P + A/v², अब V है V - B के बराबर, तो ये है RT। 1 मोल गैस के लिए बन गया, ये है 1 मोल गैस के लिए, फॉर 1 मोल गैस, 1 मोल गैस, 1 मोल गैस के लिए यह वान डर वाल अवस्था समीकरण है। अगर इसको हम लोग n मोल गैस के लिए लिखेंगे, n मोल गैस, तो ये हो जाएगा P + AN²/v², V - NB = nRT। V - NB = nRT। इसी को, ये जो समीकरण है, इक्वेशन 1 और 2 को ही बोलते हैं वान डर वाल अवस्था समीकरण। ये कहलाते हैं, समीकरण 2 को ही वान डर वाल अवस्था समीकरण कहते हैं। तो ये रहा वान डर वाल अवस्था समीकरण। इसके दूसरे हिस्से में हम लोग जो वान डर वाल कोफिशिएंट्स हैं A और B के यूनिट्स की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द केमिस्ट्री।